हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 का हमारी दुनिया के अध्याय 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विभिन्न स्थलाकृतियों, पर्वत, पठार एवं मैदान। पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बिहार के विभिन्न जिलों से आए लड़कियों और लड़के शिक्षिकाओं ने के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। थोड़ी देर में गाड़ी के सोन नदी के पुल पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तभी राहुल बोल उठा, अभी थोड़ी ही देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास से गुजरने वाली है। खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आएंगे और दूर दूर तक पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। बीच में दखल देते हुए मनोज बोल उठा, हमारे वाल्मीकि नगर में तो घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। राहुल बोला, सच, मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी गीता बोल उठी, ऐसा भी क्या, कभी राजगीर और जमुई की ओर आओ, तब तुम्हें पहाड़ियों दिखाई पड़ेगी। मनोज बोला, मेरे यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं। गीता बोली, नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं। शिक्षिका इन सभी बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, सुनिए, ये पहाड़, पठार और मैदान प्राकृतिक का देन है। क्या है? पहाड़ और पठार और मैदान प्राकृतिक का देन है। ये अपने आप बनता है, इसको बनाया नहीं जाता। देखिए, पहाड़ ये हो गया, ये पठार है, ये मैदान है, ये सागर है। सागर समझ रहे हैं, पठार पहाड़ समझ रहे हैं आप। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप, ये इसी को कहा जाता है स्थल रूप। क्लियर है? चलिए आगे बताइए। राहुल, गीता और मनोज कैसे क्षेत्रों के रहने वाले थे? सभी अपने अपने इलाकों के बारे में क्या बता रहे थे? वाल्मीकि नगर कहाँ है? ये सभी क्वेश्चन हुआ, आप लोग कर लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को। शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल आप बताइए, आपके गांव में भूमि कैसी है? लोग क्या क्या करते हैं? कैसे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? ये सब चीज़ क्या हैं? और शिक्षिका ने राहुल से पूछा, आप लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब पूछा। देखिए, ये क्या है? स्थलाकृति, ये मैदान हुआ। ये क्या है? मैदान। मैदानी भाग में स्थित धान का खेत है। ये क्या है? धान का खेत। राहुल बोला, हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है, ना कहीं अधिक ऊंची ना कहीं अधिक नीची। नीची में अधिक, ऊंचा मतलब ऊंचा पहाड़ इलाका नहीं है, नीचा मतलब गड्ढा भी अधिक नहीं है। इसमें लोग धान, गेहूं, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं। नदी एवं तालाब भी है। कृषि कार्य के लिए लोग वर्षा पर आधारित है। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण आहार में भी किया जाता है। कुछ जगहों में नहरों की व्यवस्था है। नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है, कहीं चिकनी है तो कहीं दोमट है। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। आपके गाँव में देखते होंगे चिकनी मिट्टी केवाल मिट्टी भी बोला जाता होगा। जिसमें धान की फसल खूब होती है। केवाल मिट्टी में धान की फसल सबसे अधिक होता है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल, दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। क्या होती है? खूब होती है। कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं। क्या है? कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं तो कई गांव कच्ची सड़कों से। देखे होंगे आपके गांव में पक्की सड़क भी होगा, कच्ची सड़क भी होगा। यहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि से सामग्रियों, पशुओं का चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। ये सब रोड से क्या होता है? ढोए जाते हैं। ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो सभी चलता है और पशुओं का चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। कुछ लोग बस और रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं। बस और रेलगाड़ी से कहाँ जाते हैं? शहर में नौकरी करने के लिए जाते हैं बहुत लोग, तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं। कई गांवों में नदी नालों के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए हैं। देखे होंगे रोड के बगल में, आसाम रोड के बगल में, आप लोग को हाईवे के रोड के बगल में और रेलवे लाइन के आसपास देखते होंगे आपको वृक्ष लगाए हुए
दिखते होंगे। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन में लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं, देखते होंगे बगीचे भी रखा रखे हैं। शहरी क्षेत्र के नज़दीक वाले खेतों में सब्जियों की खेती की जाती है। साथ ही घरों के नज़दीक वाली ज़मीन पर कुछ किसान सब्जियों भी उगाते हैं। देखते हैं घर के आसपास अगर ज़मीन खुला मैदान की तरह है तो वहाँ पे देखते होंगे अधिकतर क्या लगाते हैं, साग सब्जी का खेती करते हैं, जिनकी बाज़ार में खूब मांग है। बाज़ार में सब्जी का बहुत मांग है, क्योंकि सब्जी आजकल सब हरा सब्जी खाना चाहते हैं। रहने के लिए पक्के एवं कच्चे मकान, रहने के लिए कच्चा मकान होगा, किसी का झोपड़ी का मकान होगा, किसी का छत का मकान होगा। खाने में भात, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू एवं चना प्रमुख हैं। ये सब खाने के लिए प्रमुख भोजन हुआ। बहुत अच्छा राहुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। कौन ये सब को बात कौन बताया? राहुल ने बताया था। शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्राय नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदानी कहलाता है। क्या कहता है? मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। पर्वत से और पठार से ऊंचे मैदानी क्षेत्र नहीं हो सकता है। ठीक, यह प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। स्थानीय अंतर हो सकता है। क्लियर है? चलिए, मैदान पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है अपर्दन मूलक मैदान, दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान और तीसरा है रचनात्मक मैदान। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपर्दन। पहला अपर्दन मूलक मैदान के बारे में। वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान, ये सब क्या है? अपर्दन मूलक मैदान है। क्लियर? दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट के मैदान, केरल में जो तट के मैदान है, हंगरी का मैदान आदि, ये सब क्या है? निक्षेपण मूलक मैदान का उदाहरण है। तीसरा है रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, ये सब क्या है? रचनात्मक मैदान है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। कहाँ में? मैदानी क्षेत्रों में ये सब चीज़ का आसानी से इस सब का सुविधा मिलता है। शिक्षिका ने कहा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य, मैदानी भाग में कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पश्चिम में कहाँ से? पंजाब से लेकर और पूरब में असम तक मिलते हैं ये इलाका। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान कहलाते हैं। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अन्न मतलब अनाज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर? यहाँ का पता कीजिए, भारत के नक्शे से पता कीजिए कि कौन कौन से राज्य मैदान के क्षेत्र में है। ठीक, पता कर लीजिएगा नक्शा देख के आप। भारत के मानचित्र में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्रवाह क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से चिन्हित कर लीजिएगा। जहाँ आप रहते हैं वहाँ लोगों के खाने एवं पहनने में कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख हैं। जहाँ आप रह रहे हैं देखते होंगे गांव में शहर में रहते होंगे, शहर में खाने एवं पहनने की कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख हैं आपको पता होगा। क्लियर है? चलिए पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बातें करने लगे।
तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी है, क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। क्या है? नहीं में सिर हिलाया। तब शिक्षिका ने बताया, पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। क्या होता है? भूमि, भूमि मतलब धरती से क्या होते हैं? ऊंचा होते हैं, तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ सौ मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में ढक्कन का पठार सुने होंगे आप, दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार, नागपुर में जो है, इसके अच्छे उदाहरण है। तिब्बत का पठार, संसार का सबसे ऊंचा पठार है कौन? तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर पठार को क्या कहा जाता है? संसार का छत कहा जाता है। राजू पूछ बैठा, इन पठारों में क्या मिलता है? इन पठारों में क्या मिलता है? इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं। शिक्षिका ने बताया, क्या मिलते हैं इन पठारों में? खनिज का भंडार मिलते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र है। क्लियर? यहाँ देखिए, चर्चा कीजिए एवं बताइए, छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? ये खनिज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? पता कीजिएगा और आप इसके बारे में चर्चा कर लीजिएगा। अपने मित्र से, अपने दोस्त से दोस्त के बीच में चर्चा करना है। ठीक, चलिए अगर पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। मनोज बोला, दीदी जी, मेरे पश्चिम चंपारण जिला में भी तो पठार है। शिक्षिका ने कहा, नहीं नहीं नहीं, जिन्हों तुम पठार कह रहे हो वे पठार नहीं बल्कि पर्वत हैं। क्या है? पर्वत है, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते हैं, वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसे श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे कई नदियाँ निकलती हैं। भारत के हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती हैं। जैसे अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। कहाँ से? अरावली पर्वत पर से निकलता है। देखिए, ये हो गया पर्वत हो गया। ये क्या हो गया? पर्वत है। हिमालय पर्वत स्थित एवरेस्ट चोटी है सबसे बड़ा। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण इसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमते हैं। कम ऊंचाई के कारण हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, इसीलिए वहाँ पर बर्फ जमते हैं, और अरावली पर्वत नीचे है, इसीलिए वहाँ पे बर्फ नहीं जमती है। लेकिन हाल के दिनों में वहाँ भी तो बर्फबारी हुई है दीदी, मनोज ने कहा। हाँ, हुई है, और ऐसा होना पर्यावरण में बदलाव का संकेत है। क्या है? पर्यावरण में बदलाव की संकेत है। कौन बोला? दीदी बोली ये बात को। चर्चा कीजिए और बताइए, चर्चा कर लीजिएगा आप लोग अपने मित्रों में, और बताइएगा पानी किन किन कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी किन किन कामों के लिए बहुत ज़रूरी है, पता कीजिएगा और उसके बारे में आप चर्चा कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जहां आप रहते हैं वहां पानी के क्या क्या साधन है, किस तरह से पानी आता है, साधन क्या है, पता करिएगा। हिमालय पर बर्फ़ जमती है, लेकिन अरावली पर क्यों नहीं? क्योंकि हिमालय पर्वत ऊंचा है, इसीलिए वहाँ पर बर्फ़ जमता है। अरावली कहाँ है? नीचे थोड़ा सा, इसीलिए वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमता। अरावली पर्वत कहाँ है? पता कीजिए और जवाब दीजिएगा। क्लियर? आगे देखिए, पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं है, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर हैं, जिन्हें आप राजगीर, गिरियाक, बराबर, हेवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। दीदी कहती गई। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन में किए जाते हैं। पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियों तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इनसे हमें लड़कियों, चारा, औषधियों आदि प्रदान होते हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन होता है। यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। क्या करते हैं? सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। जैसे देखिए, इसको क्या किए हैं? सीढ़ीदार खेत बनाया हुआ है। कहाँ पे? पर्वत पे। क्लियर है? देखिए, बना हुआ सीढ़ीदार ऐसे। ठीक, सीढ़ीदार खेत हो गया ये।
घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन का अभाव होने से यहाँ का जीवन मैदानों की अपेक्षा कठिन होता है। पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना, पर्वतारोहण मतलब पर्वत के ऊपर चढ़ना का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वत का होता है, पर्वतों पर होता है। सैलानियों के लिए ये पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र होते हैं। पहाड़, यहाँ जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं। शिमला और कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद लेते हैं। हाँ दीदी, मैंने फिल्मों और टीवी में भी ऐसा देखा है, राहुल बोल उठा। बिल्कुल सही कह रहे हो, दीदी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। देखिए ये क्या है, बर्फ है, क्या है, बर्फ है। बर्फ पर स्काइंग करता व्यक्ति, स्काइंग मतलब फिसलता हुआ व्यक्ति। पता कीजिए भारत में कौन कौन से स्थान पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दीदी ने बताया कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत पहला है, वलित पर्वत। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होते हैं, शंक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। क्या है, भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत क्या है, बहुत नामी है। भ्रंशोत्थ पर्वत पृथ्वी के अंतरिक्ष हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इन ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है, भ्रंशोत्थ पर्वत का। अगला है ज्वालामुखी पर्वत से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बेरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहाड़ कहा जाता है कम ऊंचाई के पर्वत को। वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे अरावली। पता कीजिए पर्वतों की विभिन्न चोटियों के नाम पता कीजिए, ये चोटियों किस पर्वत पर एवं किस राज्य में है। क्लियर। मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। शिक्षिका ने कहा कि अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो सभी बच्चे चौंक गए। सभी ने पूछा क्यों। शिक्षिका बोली, बढ़ती जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की ज़रूरतें बढ़ी हैं। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटक पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहां प्रदूषण भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं। क्या लगे हैं, कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसीलिए पठारों का दोहन हो रहा है। क्या हो रहा है, पठारों का दोहन हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है, पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपभोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों में एवं आवासीय कार्यों में हुआ है, इसीलिए इनका भी दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों पर निर्मित घरों के लिए उपयोग में आने वाली निर्माण सामग्रियों की सूची बनाइए। चलिए अभ्यास है यहाँ पे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, पहले हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए